हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले वाली वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी देखी थी, जो कि पार्ट 4 में था। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो कि हमारा पार्ट 4A के अंदर है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटी, इसका बेसिक वर्ड देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फंडामेंटल और एक है ड्यूटी। फंडामेंटल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा ही बेसिक होती है, मतलब कि बहुत ही एसेंशियल चीज़ जो है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल है ये। तो ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो हर एक इंसान को निभानी होती हैं। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब यह है कुछ ऐसी बेसिक ड्यूटी है जो हर एक सिटीजन को निभानी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू अ सेट ऑफ ड्यूटीज़, ये रिफर करती हैं कुछ ऐसी सेट ऑफ ड्यूटीज़ को जो कि प्रिस्क्राइब्ड करी गई हैं फॉर द सिटीजन्स ऑफ दैट नेशन। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही दी गई हैं, सिटीजन को ही इनको फॉलो करना है, सिटीजन को ही इन ड्यूटीज़ को निभाना है। दे एक्ट एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरह से रिमाइंडर हैं टू द सिटीजन्स। क्या है? एक तरह से रिमाइंडर है टू द सिटीजन्स दैट इन एडिशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट्स दे ऑल्सो हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन दे लिव इन। इन एसेंस दीज ड्यूटीज कैन बी समराइज। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, वो एक प्रकार से रिमाइंडर है, ये आपको याद दिलाती हैं कि बिल्कुल आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है जिससे आप कुछ इंजॉयमेंट कर सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार दिया है, आपको अपनी स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, सब कुछ दे रखा है, राइट टू इक्वलिटी दिया है। लेकिन इसके अलावा आपको भी कुछ ड्यूटीज़ को निभाना है, आपको भी कुछ ड्यूटीज़ को फॉलो करना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये ड्यूटीज़ आपको निभानी पड़ेंगी। और ध्यान दीजिएगा, ड्यूटीज़ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ये किसी फॉरनर्स के लिए नहीं दे रखी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सेट ऑफ मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशन है दैट सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड टुवर्ड्स द नेशन। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपसे कि आपको ये ड्यूटीज़ को फॉलो करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A के अंदर गिवन है, पार्ट 4A के अंदर ये आती हैं। फंडामेंटल ड्यूटी पहले इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमने इंस्पिरेशन कहाँ से ले रखी है? यूएसएसआर, जो कि प्रेजेंटली रशिया है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन एनी फंडामेंटल ड्यूटी। इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी, जब इंटरनल इमरजेंसी लगी 1975 से 1977, उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट में लोग थे उन्हें लगा कि कुछ ऐसी ड्यूटी होनी चाहिए जो सभी सिटीजन के लिए होंगी, जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। तो इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी की ने 1976 में अपनी रिकमेंडेशन दी और इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेके आया गया। उससे पार्ट 4A में आर्टिकल 51A को जोड़ा गया और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई। तो क्या हुआ कि इसकी जो तो हम देखें कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। पहले इंडिया में इमरजेंसी लगी 1975 से 1977 के बीच में। इसके बाद ऐसी नीड आई कि अब जो इंडियन सिटीजन है उन्हें कुछ ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया। फिर इस कमेटी की रिकमेंडेशन को आगे लेके आया गया और फिर हमारी गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ। इसमें पार्ट 4A को ऐड किया गया, आर्टिकल 51A को भी ऐड किया और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया। देखिए, पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 10 फंडामेंटल ड्यूटी आई थी, लेकिन अभी प्रेजेंटली हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो जो ये लास्ट वाली जो ड्यूटी है ना, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी। जो ये लास्ट हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, ये बात करती है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर जो बच्चे हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन मिलना चाहिए, ये बताया गया था 11th फंडामेंटल ड्यूटी में। फर्स्ट ड्यूटी ये कहती है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। पहली चीज़, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसको रिस्पेक्ट करना होगा, उनके आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन का रिस्पेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है उसको भी रिस्पेक्ट देनी होगी। जो दूसरी ड्यूटी है वो ये कहती है सिटीजन है इंडिया के, उन्हें चेरिश करना होगा और फॉलो करना पड़ेगा जो भी नोबल आइडियाज़ हैं दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल। देखिए, हमारे नेशनल स्ट्रगल को बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ ने इंस्पायर किया था। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी, BR अम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी, इसके अलावा
सुभाष चंद्र बोस जी। तो जो ये हमारे नेशनल स्ट्रगल में जिन भी लोगों ने अपने आइडियाज दिए थे हम उन्हें फॉलो करते हैं। तीसरी चीज, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सिंपली इंडिया एज अ यूनियन, इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को हमें रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय देश के नागरिक होने के साथ साथ अगर कभी आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करना पड़ता है, अगर आपको कोई नेशनल सर्विस देने के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको आना पड़ेगा। ड्यूटी फिफ्थ ये कहती है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic and regional or service sectional diversities and to renounce practice derogatory to the dignity of women। देखिए, अगर आपने प्रियम्बल अच्छे से पढ़ा है तो प्रियम्बल में भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि आपको हार्मनी, आपको भाईचारे से रहना पड़ेगा, और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, इसको जो ये धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रीजनल जहाँ पे आप रह रहे वहाँ प्लेस के आधार पर, डाइवर्सिटीज़ के आधार पर आपको लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी के साथ एकजुट होकर रहना है, ये दिखाता है ब्रदरहुड को। इसके अलावा स्पेसिफिकली बोला गया है कि वुमेन की डिग्निटी को कभी भी हार्म नहीं करना है, वुमेन को रिस्पेक्ट करना है। फिर जो सिक्स्थ हमारी ड्यूटी है वो ये है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो इंडिया है, जो ये भारत देश है, इसका रिच हेरिटेज है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो हमारी हिस्ट्री हमें उसे प्रिजर्व करके रखना है, ये बोला गया सिक्स्थ ड्यूटी के बारे में। सेवेंथ ड्यूटी कहती है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। देखिए, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हमारे फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आते हैं, रिवर आते हैं, वाइल्ड लाइफ आते हैं, आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इसीलिए हमने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, हमने रिवर्स को एज ए लिविंग एंटिटी बोल दिया गया कि नहीं, आपको इसको पल्यूट नहीं करना है। नमामि गंगे जो योजना लेके आई गई, हमने गंगा, यमुना, इन सारी रिवर्स को हम एज अ गॉड देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं और इंप्रूव करती है नेशनल इन्वायरमेंट को। तो यही चीज़ बताई गई है कि आपको उनको प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है, और आपको हर एक लिविंग क्रिएचर में, जो भी, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, जो एनिमल्स हैं, आपको उनके साथ भी आपको कंपैशन के साथ रहना है, उनको मारना नहीं है, उनको एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देना है। इसके अलावा एट्थ ड्यूटी है, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आपको डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, मतलब जो आप सोचें, जो आप बोलें, आप एक रीजन के बेस पे बोले, ऐसे नहीं उसको ब्लाइंडली फॉलो किया, आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको विथ रीजन, इस टाइप का आपको डेवलपमेंट लेके आना है अपने अंदर। इसके अलावा नाइन्थ ड्यूटी है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जूर वायलेंस। देखो, आपको जो है प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस नहीं करना है। 10th ड्यूटी जो है वो ये है कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंट इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। देखिए, सिंपल है, हमें अपने भारत देश को महान बनाना है। तो महान इन सेंस सिर्फ बातों से नहीं, आपको कुछ ऐसा काम भी करना है, आपको हर एक स्पेयर में, चाहे वो इकोनॉमिक स्पेयर हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेयर हो, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, हर एक स्पेयर में आपको एक्सीलेंस के साथ काम करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आपको बहुत अच्छे से करना है। ये इंडिविजुअल की ड्यूटी भी है एज वेल एज ग्रुप है, उसकी भी ये एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा नेशन जो है वो हमेशा राइज करते रहे, हायर लेवल्स पे आए और अचीवमेंट लेके आए। तो ये बोला गया है। जो 11th ड्यूटी जो ऐड की गई थी वो की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ये ड्यूटी जो है वो स्पेसिफिकली पेरेंट्स को दी गई है कि आपको अपने बच्चे को, अपने वार्ड को, एज है जिनकी 6 से लेकर 14 ईयर्स तक, उनको आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। यू हैव टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ये आपको करना है। तो ये है टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा कुछ फीचर्स भी दे रखे हैं और सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज के। देखिए, पहला फीचर है फंडामेंटल ड्यूटी का, वो है नॉन जस्टिसेबल। इसका मतलब अगर कभी कोई फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते तो कोर्ट उस पर दबाव नहीं डाल सकती कि नहीं आपको फॉलो करना है, तो इसके लिए कोई लीगल बैकिंग भी नहीं दे रखी है। तो यह है नॉन जस्टिसेबल। इसके अलावा स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, दीज ड्यूटीज आर कन्फाइम टू सिटीजन ओनली। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होती है, फॉरनर्स पे अप्लाई नहीं होती है। ये मॉरल एंड सिविक ड्यूटी है। सम ऑफ देम आर, कुछ इसमें से जो है वो मॉरल ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल, आपको नेशनल आइडियाज, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के आइडिया को चेरिश करना है। इसके अलावा आपको वुमेन की डिग्निटी को हार्म नहीं करना है। कुछ इसमें सिविक ड्यूटी है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है। कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें इंडियन वैल्यूज को दर्शाया गया है। जो पहला सिग्निफिकेंस है वो है कि ये प्रमोट करता है सिविक कॉन्शियसनेस। दूसरी चीज, ये एजुकेशन एंड कल्चरल को प्रमोशन देता है। हार्मोनाइजेशन ऑफ राइट्स के बारे में बात करता है। प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और एट लास्ट ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को। तो ये है कुछ हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू सो मच।